नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मशहूर और विवादास्पद किताब के सारांश पर बात करने वाली हैं। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब आपको कई लोगों की बुक शेल्फ पर मिल जाएगी और ये दावा करती है कि शक्ति यानी पावर कोई रहस्य नहीं है। बिल्कुल, ये एक सामाजिक खेल है। हाँ, एक सामाजिक खेल है और इसके कुछ नियम हैं। तो आज की हमारी इस बातचीत का मिशन यही है कि हम इन नियमों के पीछे की जो सोच है उसे समझें। हम ये पता लगाएंगे कि शक्ति को एक कला क्यों कहा गया है और क्या ये नियम आज भी उतने ही काम के हैं। और ये किताब हमेशा से ही चर्चा में रही है। कुछ लोग तो इसे बिजनेस और राजनीति में सफल होने का एक अचूक मंत्र मानते हैं और कुछ लोग और कुछ इसे लोगों को इस्तेमाल करने का, धोखा देने का एक खतरनाक मैनुअल कहते हैं। सही है। लेकिन इसकी जो लोकप्रियता है वो इस बात का सबूत है कि यह मानव स्वभाव की किसी गहरी नस को छूती है। ये हमें दुनिया वैसी दिखाती है जैसी वो है, ना कि जैसी हमें लगती है। ठीक है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। किताब का जो सबसे बड़ा दावा है वो यही है कि शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको विरासत में मिलती है। नहीं, ये एक हुनर है। एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है और ये हुनर पूरी तरह से इंसानी फितरत को समझने पर टिका है। हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारी इच्छाएं। बिल्कुल। तो सारांश में ना 3 बुनियादी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है जो पूरी किताब की नींव है। पहला है, दूसरों को हमेशा अपने से ज्यादा होशियार महसूस कराओ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, हमें तो लगता है कि हमें अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए। बिल्कुल, और यहीं पर ग्रीन का जो मनोविज्ञान है वो काम करता है। उनका तर्क है कि जब आप अपनी होशियारी का दिखावा करते हैं तो आप अनजाने में अपने आसपास के लोगों में एक असुरक्षा पैदा कर देते हैं। हाँ, खासकर अपने सीनियर्स में उन्हें आपसे खतरा महसूस होने लगता है। अच्छा। इसके बजाय अगर आप उन्हें चमकने का मौका देते हैं तो वो आपको एक सहयोगी के रूप में देखते हैं, एक खतरे के रूप में नहीं। तो ये अपनी रोशनी को कम करना नहीं है। नहीं, उसे सही समय के लिए बचा कर रखना है। और दूसरा सिद्धांत है, अपने असली इरादों को हमेशा छुपा कर रखो। यानी लोगों को कभी ये पता न चलने दो कि आप असल में क्या चाहते हैं। इससे वे हमेशा एक अनिश्चितता में रहेंगे, अंदाजा लगाते रहेंगे हाँ, कि आपका अगला कदम क्या होगा। इसे परसेप्शन मैनेजमेंट कहते हैं। अपनी छवि को नियंत्रित करने की कला। सही। ये इस एक बात पर टिका है कि असलियत से ज्यादा जरूरी ये है कि लोग आपको कैसा देखते हैं। शक्ति का खेल इस पर नहीं खेला जाता कि आपके हाथ में कौन से पत्ते हैं, बल्कि इस पर कि आपके विरोधी को क्या लगता है कि आपके हाथ में कौन से पत्ते हैं। बिल्कुल। जब आपके इरादे छुपे होते हैं तो आप एक रहस्यमयी इंसान बन जाते हैं और लोग अक्सर रहस्य को शक्ति से जोड़कर देखते हैं। और जो तीसरा सिद्धांत है वो मुझे आज के दौर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ये कहता है कि हर कीमत पर मशहूर हो जाओ, चाहे बदनामी से ही क्यों ना हो। हाँ। क्या इसका मतलब है कि कोई भी पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी होती है? ग्रीन के अनुसार हाँ, गुमनामी में रहना शक्तिहीनता के बराबर है। अच्छा। अगर लोग आपके बारे में बात ही नहीं कर रहे तो आप खेल में हैं ही नहीं। उनका मानना है कि सकारात्मक ध्यान सबसे अच्छा है, लेकिन नकारात्मक ध्यान भी गुमनामी से बेहतर है। बेहतर है, कम से कम आप लोगों के दिमाग में तो हैं। बेशक ये एक बहुत ही विवादास्पद विचार है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में हम इसे हर दिन सच होते देखते हैं। बिल्कुल, जहाँ सबसे ज्यादा ध्यान अक्सर सबसे ज्यादा विवादास्पद लोगों को ही मिलता है, और यही नैतिकता का सवाल इन नियमों को इतना विवादास्पद बना देता है। हाँ। जैसे पहला ही नियम ले लीजिए जो कहता है कभी भी अपने मालिक से बेहतर ना दिखें। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा। 17वीं सदी में फ्रांस के राजा लुई 14वें के एक वित्त मंत्री थे, निकोलस फूके। फूके बहुत काबिल थे और उन्होंने राजा के सम्मान में एक शानदार पार्टी दी, इतनी भव्य कि वो राजा के किसी भी आयोजन से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्हें लगा होगा राजा खुश होंगे। बिल्कुल, लेकिन हुआ उल्टा। राजा को लगा कि फूके उनसे बेहतर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो उनकी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। ओहो। कुछ ही हफ्तों बाद राजा ने फूके पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया। तो उनका असल अपराध पैसा चुराना नहीं था? नहीं, उनका अपराध था अपने मालिक को बौना महसूस कराना।
ये तो बहुत ही कठोर सबक है। मतलब काबिल होना भी खतरनाक हो सकता है। ये हमें दूसरे नियम पर लाता है जो शायद इससे भी ज्यादा निराशावादी है। दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ये बहुत अकेला कर देने वाला विचार लगता है ना? हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने रिश्तों में हमेशा शक करना चाहिए? ये सवाल बहुत वाजिब है। ग्रीन का तर्क भावनाओं पर नहीं बल्कि इंसानी फितरत पर आधारित है। उनका कहना है कि दोस्ती में अक्सर ईर्ष्या और उम्मीदें आ जाती हैं। एक दोस्त आपकी सफलता से जल सकता है या उसे लग सकता है कि आप उसके लिए उतना नहीं कर रहे जितनी उसे उम्मीद थी। सही है। वहीं दूसरी तरफ एक हारा हुआ दुश्मन जिसे आप एक मौका देते हैं, वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी दोस्त से ज्यादा मेहनत करेगा। क्योंकि उसे पता है कि उसकी दूसरी जिंदगी आपके हाथ में है। बिल्कुल, ये भावनाओं का नहीं बल्कि जरूरतों का सौदा है और जरूरतें भावनाओं से ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। मतलब ये रिश्तों को बहुत ही व्यवहारिक नजरिए से देख रहा है। बिल्कुल। और तीसरा नियम जो पहले वाले सिद्धांत से जुड़ा है, हमेशा अपने इरादों को छुपा कर रखें। लेकिन कोई इसे असल जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है? क्या इसका मतलब है कि हम हर किसी से झूठ बोले? जरूरी नहीं कि झूठ बोले, इसका मतलब है पूरी सच्चाई न बताएं। एक धुंधलापन बनाए रखें। हाँ, सोचिए आप एक बिजनेस डील के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर आप सामने वाले को ये बता दें कि आप ये डील किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं, तो आप अपनी सारी ताकत खो देंगे। लेकिन अगर आप ये दिखाते हैं कि आपके पास और भी कई विकल्प हैं और आप इस डील के बिना भी ठीक हैं, तो आप एक मजबूत स्थिति में रहते हैं। ये लोगों को अंधेरे में रखने जैसा है, ताकि वे आपके खिलाफ कोई ठोस रणनीति ना बना सकें। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल है जो हमें चौथे नियम पर लाती है, जरूरत से हमेशा कम बोलें। बिल्कुल, यह नियम भी रहस्य बनाने की कला से जुड़ा है। सोचिए, आप एक मीटिंग में हैं, जो व्यक्ति हर बात पर अपनी राय देता है, कुछ समय बाद लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं। उसकी बातों का वजन कम हो जाता है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति पूरी मीटिंग में चुपचाप सबकी सुनता है और अंत में सिर्फ 2 लाइनें बोलता है, हर कोई उस पर ध्यान देता है। हर कोई, उसकी चुप्पी दूसरों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो जो खालीपन है, वो जो मौन है, वही शक्ति का स्रोत बन जाता है। बिल्कुल, जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही ज्यादा खतरा होता है कि आप कुछ ऐसा कह देंगे जो आम या मूर्खतापूर्ण लगे। तो कम बोलना आपको नियंत्रण में रखता है और इसी नियंत्रण से जुड़ा है 5वां नियम। आपकी प्रतिष्ठा पर सब कुछ निर्भर करता है, इसलिए हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। इसे आप आज की भाषा में पर्सनल ब्रांडिंग कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ग्रीन ये दशकों पहले लिख रहे थे, लेकिन ये आज और भी ज्यादा सच है। आपकी प्रतिष्ठा वो कहानी है जो लोग आपके बारे में तब सुनाते हैं जब आप कमरे में मौजूद नहीं होते। अगर आपकी प्रतिष्ठा एक भरोसेमंद और शक्तिशाली व्यक्ति की है, तो लोग आपसे उलझने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए काम करती है। अच्छा। इसीलिए ग्रीन कहते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा पर होने वाले किसी भी हमले को हल्के में न लें और शुरुआत में ही उसे कुचल दें। क्योंकि एक बार दाग लग गया तो उसे हटाना लगभग नामुमकिन होता है। और फिर आता है छठा नियम, जो हमें वापस उसी ध्यान खींचने वाली बात पर ले आता है। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी करें। ये नियम मुझे हमेशा आज के इन्फ्लुएंसर कल्चर की याद दिलाता है। बिल्कुल। कई बार सबसे विवादास्पद कंटेंट ही सबसे ज्यादा वायरल होता है। ग्रीन ने ये बात दशकों पहले लिख दी थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो आज के इंस्टाग्राम और टिकटॉक को देख रहे थे। है ना? उनका तर्क सीधा है, भीड़ में खो जाने से बुरा कुछ नहीं है, आपको सबसे अलग दिखना होगा। अगर आप एक जैसी बातें करेंगे, एक जैसे दिखेंगे, तो कोई आप पर ध्यान क्यों देगा? सही बात है। चाहे आपका स्टाइल अजीब हो या आपकी राय सबसे अलग हो, कुछ ऐसा करें जिससे लोग आपको नोटिस करें। शक्ति का खेल शुरू ही तब होता है जब लोगों की नजर आप पर पड़ती है। इन सब नियमों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये किताब लोगों को मैनिपुलेट करना, धोखा देना और एक तरह से अनैतिक होना सिखा रही है। हाँ, ये सवाल उठता है। कोई भी ये सोच सकता है कि लेखक किस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे बड़ा विवाद है। लेकिन लेखक रॉबर्ट ग्रीन खुद इसका बचाव करते हैं। उनका कहना है कि ये किताब अनैतिक यानी इमोरल नहीं है, बल्कि नीति निरपेक्ष यानी एमोरल है। इमोरल और एमोरल? हाँ, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अनैतिक का मतलब है जो सही और गलत के पैमाने पर गलत हो, और नीति निरपेक्ष? नीति निरपेक्ष का मतलब है जो सही और गलत के दायरे से ही बाहर हो। इसे थोड़ा और साफ करेंगी, मतलब मैं समझी नहीं। जरूर, देखिए, ग्रीन कहते हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि आपको ऐसा करना चाहिए। अच्छा। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि दुनिया में शक्तिशाली लोग हजारों सालों से ऐसा करते आए हैं। तो ये एक निर्देश पुस्तिका नहीं है? नहीं, ये इतिहास की एक केस स्टडी है।
जैसे एक डॉक्टर बीमारी के बारे में पढ़ता है, इसलिए नहीं कि वो बीमारी फैलाना चाहता है। बल्कि इसलिए ताकि वो उसे समझ सके और उसका इलाज कर सके। बिल्कुल। वैसे ही ग्रीन का तर्क है कि ये नियम शक्ति की कार्यप्रणाली को उजागर करते हैं। मतलब ये एक तरह का रक्षा कवच है। हाँ, कह सकते हैं। आप इन नियमों का इस्तेमाल दूसरों पर हमला करने के लिए ना करें, बल्कि ये पहचानने के लिए करें कि कोई आप पर तो इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। इसका मूल्य शायद इन नियमों को आंख बंद करके खुद अपनाने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि हमारे आसपास, दफ्तरों में, राजनीति में, समाज में शक्ति का खेल कैसे खेला जाता है। जब आप इन पैटर्न को पहचानना शुरू कर देते हैं, हाँ, जब कोई बॉस आपकी तारीफ करके आपसे काम निकलवा रहा हो, या जब कोई सहकर्मी जानबूझकर कम बोलकर रहस्य बना रहा हो, तब आप उन स्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो किताब का बचाव ये है कि ये आपको भेड़ियों की दुनिया में भेड़ बनने से बचाती है। ये आपको खुद भेड़िया बनने के लिए नहीं कह रही। नहीं, बल्कि आपको भेड़ियों को पहचानना सिखा रही है। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, शक्ति एक सामाजिक खेल है जिसके अपने नियम हैं और इन नियमों को सीखा जा सकता है। सही। दूसरी, इस खेल में असलियत से ज्यादा जरूरी ये है कि लोग आपको कैसा देखते हैं, यानी धारणा ही सब कुछ है। परसेप्शन इज रियलिटी। हाँ, और तीसरी, ये नियम अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं हैं, ये सिर्फ औजार हैं जिनका इस्तेमाल रक्षा के लिए भी हो सकता है और आक्रमण के लिए भी। और आज की इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। ये किताब ये तो विस्तार से बताती है कि शक्ति का इस्तेमाल अक्सर कैसे किया जाता है, लेकिन ये तय नहीं करती कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। ये फैसला हमारा है। बिल्कुल। इन रणनीतियों को जानने के बाद असली सवाल ये उठता है कि सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति रणनीति और नैतिकता के बीच की रेखा कहाँ खींचता है। क्या लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि कोई भी रास्ता जायज हो, या फिर कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा।